जोखिम आ संभावना के जौन टॉपिक है ए भीतर हम तनिका एगो बैकग्राउंड बानेला चाहब। ठीक है, वैकल्पिक राजनीति के बुझला बेसी बड़का साइंस ना चाहते ई कथी बुझल जाते न कोनो भी आइडिया जब जौन ओखंती के तत्कालीन जौन पॉलिटिकल पार्टी से रहले ओखन जब फेल ओखनी हो जाले ओखनी जथी जनता से वादा कर ले रहले उ वादा पूरा न करे सकले तो ओकर बीच के गैप में जनता आ पॉलिटिकल पार्टी के बीच के गैप के सॉल्यूशन फाइंड करके कोनो ऐसन का आइडिया पिच करले कि ओकर दोसर बाटो देखा देवले उहे बाटो के मतलब वैकल्पिक राजनीति कहल जाला। एमे कथी करले कि ई बेसी ज्यादा न ई खाली ग्राउंड के कथी मतलब आदमी के चाहना है कि ना ई कोनो विचार से भी ज्यादा मतलब ग्राउंड के समस्या कथी है ऐसन का बात से गाइडेड रहले। ए में वैकल्पिक राजनीति के एडवोकेसी करे वाला आदमी सब कौन बात पे विश्वास करले कि ओकने विश्वास कथी करले कि जौन पहिलका पॉलिटिकल पार्टी सब है उ खाली मतलब सत्ता केंद्रित हो गेल जनता से खाली वोट ले लेल आ खाली पावर गेम में मतलब उलझ गेल वही सुके हमनी एज ए वैकल्पिक पार्टी आवे छी वही सुके हमरा वोट दू आ ओकर बाद वैकल्पिक राजनीति वाला सब ई भी बात कहले कि अहाँ सब जौन पहले आदमी के जौन वोट देले छी ओकरा काहे ला अहाँ वोट देली काहे से कि अहाँ सब के पास उस निमन अच्छा कोनो राजनीतिज्ञ न रहे ऑप्शन न रहे वही सुके एगो बेस्ट इविल के जितैली पर हमने एगो बेस्ट इविल ना मतलब हमने एगो समाज के अच्छा समस्या बुझे वाला आदमी सची वही सुके बेस्ट इविल के साटो अब हमने आ गेल छी वही सुके अब हमने के मतलब जिताऊ ई में वैकल्पिक राजनीति करेला कुछ प्रिंसिपल भी चाहले जोन की प्रिंसिपल अहाँ देख सके सुन सके छी गुड गवर्नेंस के बारे में तो ओकर बाद ट्रांसपेरेंसी के बाद तो ओकर बाद करप्शन के विरुद्ध के लड़ाई सोशल जस्टिस आ इंक्लूजन जैसन का विषय पर केंद्रित हो जाए। देखो सब राजनीतिक नया राजनीतिक दल वैकल्पिक राजनीति के प्रतीक न हो सकले क्या है कि वैकल्पिक राजनीति करेला कुछ तत्व भी चाहले जैसे कि वैकल्पिक विचार होए के चाहिए वैकल्पिक दृष्टिकोण भी होए के चाहिए एक साथ साथ कोनो वैकल्पिक पाठ भी होए के चाहिए रास्ता भी होए के चाहिए। अब इतिहास के मतलब देखम तो हमने के इतिहास था जब भी मतलब कंपेयर करना है इंडिया से स्टार्ट हो इंडिया के देखम तो अब वैकल्पिक राजनीति में कहीं ना कहीं जौन हुआ के बहुजन समाजवादी पार्टी है बसपा समथिंग हाँ मायावती जी के उनका राज से तो कहल जा रही पर उनकर पार्टी से भी ज्यादा आजकल के ट्रेंड में देखम था आम आदमी पार्टी जौन अरविंद केजरीवाल जी के छत उ पार्टी के रेफरेंस देखल जाला उ पार्टी के इमर्ज केंतिया होले कि उ पार्टी के एगो अन्ना हजारे कह के आदमी रहले उनका नेतृत्व में लोक राज्यपाल बिल कह के पास करले उ आंदोलन होए रहले आ ओकरे बेसिस पर उ पार्टी मतलब खड़ा होले और साथ साथ ये पार्टी खड़ा होले तो 2015 के जौन इलेक्शन होले ओमे 70 गो सीट में से 67 गो सीट 67 गो सीट आउट ऑफ 70 जीत गए जौन की टोटल वोट परसेंट के देखल जाए तो 54.3% के आसपास रहे उ जीतले पर ओकर साथ साथ भी इंडिया में और वैकल्पिक राजनीति जैसे तेलुगु देशम पार्टी असम जन परिषद ऐसा का कह के भी मतलब वैकल्पिक राजनीति के रूप में उदल पर एकनी से आम आदमी लेखन क्रेज न लेवे पड़े आ सक्सेस न हो पड़े क्या के लिए एक नहीं कहे ना सक्सेस होले आम आदमी कहे सक्सेस होले कि क्या के लिए आम आदमी वाला सब जात पात से उठ के बात कर रहे कोनो धर्म से उठ के बात कर कोनो जात से ऊपर उठ के बात कर ओकर बाद ग्राउंड के राजनीति कथी है हाँ कोनो क्षेत्र में सीमित न होके आज देश के ही मतलब एगो अल्टरनेटिव वे में ले जाए के चाहे कह के ऐसा का विषय में बात कर रहे वही सुगत अब इतना ही ना अब एगो जनरल कथी हमने अंडरस्टैंडिंग है वैकल्पिक राजनीति जब भी खाली पॉलिटिकल पार्टी से होले ये मतलब सरासर गलत बात है ये एनजीओ उनजीओ से भी मतलब वैकल्पिक राजनीति हो सकल है जैसे कि एग्जाम्पल के लगी राजस्थान के आसपास एगो किसान मजदूर शक्ति संगठन कह के वो मतलब किसान से के मतलब डेली वेजेस न रहले उ सब कभी कभी मतलब आदमी से मतलब शोषण करे लागल उ सबके वेजेस के लागी ओखनी के जौन दिहाड़ी रहल उ बढ़ावे के लागी मतलब एडवोकेसी कर रहल एक साथ साथ इंडिया में एगो नर्मदा नदी है तो उ नर्मदा बचाओ आंदोलन के भी मतलब वैकल्पिक राजनीति के रूप में ले सके है। अभी नेपाल के इतिहास में देखम तो वैकल्पिक राजनीति के 3 गो रूप में ले सके एगो पार्टी वाला एगो स्वतंत्र उम्मीदवार से जितावे वाला जौन ट्रेंड से पहले चल रहे उ एक साथ साथ हमने जितना भी अधिकार के लड़ाई रही करप्शन विरुद्ध के लड़ाई लड़ली उ सब भी ले सके और पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखल जाओ तो
जौन शुरू में तो विवेकशील साझा पार्टी के मतलब विवेकशील आ साझा तो अलग पार्टी रही, पर ओकनी के भी मतलब एक लेवल के मतलब अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के क्रेडिट देवल गए, पर ओकनी काहे फेल हो गए कि क्या कि ओकनी के पास उ लेवल के विजन ना हो सकले, वही सुके जौन बाबू राम भट्टराय जी के नेतृत्व में नया शक्ति पार्टी खुला रहे, ओकर ज्यादा तक वैकल्पिक राजनीति के क्रेडिट मिल गए। कारण कथी रहे, ओमे 5 गो यश के सिद्धांत रहे, जौन सिद्धांत कथी कही रहे, एगो सुशासन कही रहे, एगो सदाचार के बारे में कही रहे, एगो सामाजिक न्याय लागू करे कही रहे, एगो समाजवाद कही रहे, एगो समृद्धि कही रहे। ओकर बाद हमने के अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखल जाओ तो 79 के इलेक्शन के रिजल्ट के अनुसार देखल जाओ तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रूप भी एगो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होले, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जैसे ऐसा का हमने अभी जोन सिर्फ फेरो हम बात करी छी, हमने जीएनजी मूवमेंट के बाद बात करी छी, जे में हमने जोन पहले के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी सर ले ओकनी से वाक दिक होके मतलब ई एक लेवल के आंदोलन होले। आई आंदोलन होला के बाद भी कुछ मुछ पार्टी खुलल गेल है जो अपना आप के वैकल्पिक के रूप में क्लेम भी करे थे, जैसे कि यहाँ देख सके छी हरसम पांग जी के श्रम संस्कृति पार्टी, उजियालो नेपाल पार्टी भी एक जना के छ, हम ऐसा का पार्टी से देख सके छी। वही सुके एज हमने मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बेसिस पे देखम काहे कि जितना भी अभी की सिचुएशन में वैकल्पिक राजनीति की एडवोकेसी करे थे, उतनी मार्जिनलाइज पीपुल के, सीमांतकृत पीपुल के जौन की सदियों से शोषण में पड़ल है, उकनी के हित में शायद बात करे थे, कि उकनी सब अपना आप के वैकल्पिक के रूप में क्लेम करे थे। एक साथ साथ उकनी सब जौन ट्रेडिशनल पार्टी से गलती कर ले, हाँ मतलब तू एने आ जाओ तो तोरा ई मिलता, तू ओने चल जाओ तो तोरा ई मिलता, वही सुके एक लेवल के एक न्यूज वो बार्गेनिंग में कहीं ना कहीं अपना आप अल्टरनेटिव क्लेम करके बार्गेनिंग में फंसले। वही सुके एज अ ओवरऑल नेपाले के पर मोस्ट इन फेवर ऑफ मधेश के जनजाति के दलित के कॉन्टेक्स्ट में ये हमने के वैकल्पिक राजनीति के जोखिम आ संभावना कथी है उनका बारे में कह देवेला आजू के स्पीकर मोहम्मद आयूब सर, जे की सोशल साइंस बहस नेपाल मधेश फाउंडेशन और बाद फेडरलिज्म इन लोकल गवर्नेंस जैसा का संस्था में आबद्ध रह के संघीयता के आर्थिक पाटो एक साथ साथ वैकल्पिक राजनीति के एक निर्माण होए वाला प्रभाव एक साथ साथ इनमें प्रयोग होए वाला भाषा के भी बारे में लेख तथा ठाव ठाव में टिप्पणी करता के रूप में और साथ साथ काठमांडू पोस्ट, उकालो.com की कॉलमनिस्ट के रूप में भी लिख रहल हमनी के। एक साथ साथ इतना ही न रह के काठमांडू यूनिवर्सिटी अलुमनी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर समेत रहल हमनी के आज के वक्ता श्री मोहम्मद आयूब सर के ई विषय पर प्रवेश करके अपन मतलब ई जो हमने के समस्या है, ई जोखिम वैकल्पिक राजनीति के जो संभावना है एक बारे में हमने के क्लियर पार देल अनुरोध करे छे। एकदम जेनरस इंट्रोडक्शन दिनुभयो मेरो पनि टपिक को पनि, त्यसको लागि धन्यवाद। यो यसको कुनै तपाईहरुको फर्मेट हुन्छ कि कति मिनेट बोल्ने कुराकानी गर्ने के? नहीं, हमने कोई फर्मेट अब ले चलो ना, ये मतलब 35 मिनट 40 मिनट के आसपास होता है क्वेश्चन। सो 35 मिनट ना बोल करके मैं 15-20 मिनट बोलूँगा ताकि आप लोगों का प्रश्न आए तो उसमें हम लोग ज़्यादा इंगेज हों, ठीक है? चलिए, गुड आफ्टरनून सभी लोग। मुसाद भाई ने मुझे कहा कि आप इस टॉपिक पर बोलिए, तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने परसों मुझसे कहा था, परसों या कल, कब कहे थे आप मुझे? परसों कहे थे। ये टॉपिक का सिलेक्शन क्यों हुआ, शुरू में बात आई कि मतलब कैसे कैसे आया टॉपिक। अब यूट्यूब पर जाकर के अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स सर्च करेंगे तो उसमें मेरा भी एक लेक्चर है जो कभी मैं मार्टिन चौतारी में दिया था। और जो 2079 का चुनाव हुआ है, चुनाव के इमीडिएट बाद मेरा 2-3 जगह पे इस पर लेक्चर रहा है वैकल्पिक राजनीति पर। और इमीडिएटली चुनाव के बाद ही मैंने कुछ बातें कही थी जो अगर अब जाकर के देखता हूँ तो मतलब ये है कि मेरा ये मानना था कि वैकल्पिक राजनीति नेपाल में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ये किसी कामयाबी की तरफ नहीं जा पाएगी। मेरा ये
अपेक्षा या महत्वाकांक्षा नहीं था, मेरा ये जो है थोड़ा इसमें अपना डर था कि ये उस रास्ते पर नहीं जाएगा। तो उसके बाद फिर 3-4 साल हो गए हैं, 3 साल तकरीबन हो गए हैं उसके बाद से। राजनीति बहुत बदल चुकी है। अब कैसे देखा जाए उसी चीज़ को जिसके बारे में 3 साल पहले बात की हम लोग। कॉन्फिडेंस नेपाल ने भी एक लेक्चर रखा था, वहाँ पर भी जाकर के बोला था, मार्टिन जोतारी ने बोला। तो मतलब ये कि अब मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ, आज उस पर खास करके बात करेंगे। और जहाँ तक रही बात जोखिम और संभावना की, ये चीज़ क्यों आई, जोखिम पहले क्यों है, संभावना क्यों बाद में है, तो शायद एक चीज़ ये है कि मतलब कहने का एक तरीका उसमें हो सकता है, और शायद फ्रेमिंग वैसे ठीक लगी, उसको उस तरीके से रखा गया, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग विषय वस्तु में जाएं उससे पहले जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में या वैकल्पिक राजनीति में जो राजनीति है, ये मेरे ख्याल से हम सभी लोग समझते हैं अपने अपने तौर से, लेकिन राजनीति उन कुछ चीज़ों में से है जिसको हम सभी लोग समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है। ठीक है, जैसे प्रेम हो गया, प्रेम क्या है, ये होता ठीक है, लेकिन ये है कि ये क्या होता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बतला पाना। इसीलिए उकालो के एक लेख में मैंने एक कोट किया है। एक शादी हामिद हैं जो अभी के एक अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने जाते हैं, उनका एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने इस बात को कोट किया है कि लव एंड पॉलिटिक्स आर अलाइक, दे आर मेसी क्योटिक बट एट द एंड दे आर वेरी ग्रेट। कि प्रेम और राजनीति दोनों एक जैसे होते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं इसमें, बहुत क्योस होता है, बहुत मेसी होता है, लेकिन लास्ट में आकर के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोनों में एक चीज़ है, मतलब राजनीति में भी यही चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, ये मेरा कोट नहीं उनका है, तो राजनीति भी कुछ ऐसी चीज़ों में है कि हम लोग जानते तो हैं कि राजनीति है, लेकिन ये कि क्या है राजनीति अगर कहा जाए डिफाइन कीजिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी का कोट ला करके हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये खुद डिफाइन करना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक जो मैं अभी तक सबसे अच्छा डेफिनेशन मुझे जो समझ में आया है राजनीति का, जो इन्होंने भी कहा शुरू में कि वैकल्पिक राजनीति क्यों आती है, जब जो प्रॉमिस होती हैं जब पूरी नहीं होती हैं, तब उसके बाद में एक वैकल्पिक जो है क्या कहते हैं फोर्स को लोग ढूंढने लगते हैं। राजनीति नाम ही इसी चीज़ का कि वादा करना, प्रॉमिसेस करना, इसी का नाम राजनीति है। ठीक है, बहुत सारा परिभाषा हो सकता है। ये परिभाषा जो है क्या नाम है, एंसेल एक है, उनकी एक किताब है वाई पॉलिटिक्स फेल्स, तो उसमें उन्होंने ये बात जो है कही है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट मेकिंग प्रॉमिसेस। ठीक है, और इसी चीज़ को जब आप इसी फ्रेमवर्क को आप रख करके जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे घर में बहुत राजनीति है, मेरे ऑफिस में बहुत राजनीति है, तो हमारे मधेश में बहुत राजनीति है, तो मतलब ये है कि इस लाइब्रेरी में बहुत राजनीति है, चाहे जहाँ आप चाहे जिस फ्रेमवर्क में आप जाइए, बॉलीवुड में बहुत राजनीति है। आप जो भी एक क्या यूनिट ऑफ एनालिसिस लीजिए, तो उस यूनिट ऑफ एनालिसिस में आप पाएंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीति है। वो राजनीति क्या है, वो राजनीति यही है कि मतलब वहाँ पर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जब उसको बैठ करके आप अपनी भावनाओं को दूर करके जब उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो चार लोग हैं, कोई कह रहा है मैं ये कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं वो कर दूंगा, कोई कह रहा है इसने ये नहीं किया, कोई कह रहा है उसने वो नहीं किया, इसी के आसपास जो है पूरा बहस हो रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज राजनीति हो जाती है। अब आते हैं हम लोग अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पे। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है ये हमें इसकी आवश्यकता कहाँ से महसूस हुई, तो एक चीज ये है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, चाहे घर की पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, चाहे जहाँ की पॉलिटिक्स हो, तो पॉलिटिक्स को यूजुअली हम लोग नेगेटिव तौर पे ले रहे होते हैं। लेकिन यह है कि आपकी हमारी या समाज की जो भी समस्याएं होती हैं, जब तक उसकी राजनीति ना हो तब तक वो मुद्दा नहीं बनता है। जब राजनीति उस पर होती है तभी जाकर के वो मुद्दा बनता है, या तो नहीं बनता है। लेकिन यह है कि जब तक वो राजनीति नहीं होती है तब तक उस पर मतलब एड्रेस नहीं होगा। एड्रेस होना और समाधान होना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एड्रेस होने का मतलब ये है कि उसके बारे में बात होने लगी, उस पर कोई जो है क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसने कोई एक्शन लेने का वादा कर दिया,
उसने कोई कमेटी बना दी, ठीक है। जैसे यही जो सरकार आई थी, इसका 3 वादा था। एक तो चुनाव करवाना था, भ्रष्टाचार का छानबीन करना था, और एक क्या था, आंदोलन में जो कुछ हुआ उसका छानबीन करना था। ये 3 इनके वादे थे। ये तीनों वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, मतलब ये संभावना रखा जाए कि पूरे होंगे, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग जब राजनीति को नेगेटिव तौर पे ले रहे होते हैं, वहीं पर एक चीज़ भी है कि राजनीति ही एक माध्यम है जिसके ज़रिए, जिसके माध्यम से जो है आपके जो कंसर्न होते हैं, आपका जो एजेंडा होता है या जो प्रॉब्लम होती है, उसको एड्रेस होने का वहाँ से संभावना होने लगता है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल लीजिए इस चीज़ का, संघीयता के लिए सबसे पहली राजनीति किसने की? बेदानंद झा जी ने, ठीक है, 1951 में। बेदानंद झा नेपाल तराई कांग्रेस का उन्होंने जो है उसको बनाए, उसको फाउंड किया उन्होंने। और उस वक्त की अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये थी उनके लिए, या कम से कम जब मधेश के आप जो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मधेश के लिए एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स थी। क्यों? क्योंकि राणा रिजीम तुरंत कोलैप्स हुआ था। उसके बाद नेपाली कांग्रेस एक बहुत बड़े फोर्स के तौर पे निकल के आया। अब जो नया नेपाल बन रहा था, उस नए नेपाल में अब जो है हमारा जो कंसर्न है, हमारी जो समस्याएं हैं, यहाँ का नागरिक होने के नाते हमारे जो अधिकार हैं, वो कैसे सुनिश्चित किए जाएं या उनका समाधान कैसे किया जाए, इस पर जो चीज़ आने लगी, उसमें नेपाली कांग्रेस का जो उस वक्त का एक अपना स्टैंड था कि सेंट्रलाइज नेपाल होना चाहिए। लेकिन ये है कि बेदानंद झा ने मधेश का एक एजेंडा उनके लिए आया, ठीक है, और उन्होंने नेपाल तराई कांग्रेस को फाउंड किया। नेपाली कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, वहाँ से निकल करके आए, अलग पार्टी बनाए, और उस पार्टी का जो फंडामेंटल जो एजेंडा था वो 3 थे उसमें, कि हिंदी भाषा नेपाल का जो है एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे होना चाहिए या फंक्शनल लैंग्वेज के तौर पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि निज़ामती, उस वक्त का जो निज़ामती सेवा था, निज़ामती सेवा में मधेशियों का रिजर्वेशन होना चाहिए, और मधेश रीजन जो है वो क्या कहते हैं, ऑटोनोमस रीजन के तौर पे उसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो उस वक्त का अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये था। क्यों? कि उस वक्त जो गोरखा परिषद जो पार्टी हुआ करती थी और जो नेपाली कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, ये पार्टियां जो थी, गोरखा परिषद ने पंचायत का आइडिया दिया, ठीक है, जो पंचायत काल रहा, पंचायत काल के पीछे जो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल जो फाउंडेशन रहा वो गोरखा परिषद का रहा। लेकिन यह है कि उसके साथ साथ नेपाली कांग्रेस जो बहुत अलग पार्टी हुआ करती थी, उसका आइडियोलॉजी अलग होता था, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम ही में बिलीव करती थी। तो डिस्पाइट हैविंग फंडामेंटल डिफरेंसेस, जो एक क्या कहते हैं नेपाली कांग्रेस और गोरखा परिषद के बीच में था, उसमें भी नेपाली कांग्रेस ने मधेश को या यहाँ पे जो सीमांत के जो समुदाय हैं उनके लिए कोई विशेष जो है उनके पास कोई व्यवस्था नहीं बन पाया। इस व्यवस्था ना बन पाने की वजह से बेदानंद झा जी ने जो है अपना एक पार्टी बनाया, और वो जो एजेंडा था, बेदानंद झा जी के बाद एक और आए थे, क्या नाम था उनका, ठाकुर, रघुनाथ ठाकुर। रघुनाथ ठाकुर जी ने इस एजेंडा को और आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में दिन में जो है अपने सर पर लालटेन लेकर के घूमा करते थे, तो उनका एक अपना एजेंडा था। तो ये जो है उस वक्त की जो मेन स्ट्रीम फोर्स होता है, मेन स्ट्रीम जो एक पॉलिटिकल मशीन होती है, ठीक है, उसका जो भी अपना वादा मुआदा जो भी कुछ होता है उनका, अगर वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं या उसमें फेल हो रहे होते हैं वो, तब उसके बाद एक नए किस्म के राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाती है। आप जब इस तरीके से देखेंगे तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में भी हैं, स्टूडेंट लाइफ में यूजुअली हम लोग ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, सोशलिस्ट लाइन पे हम लोग होते हैं। वो तो बाद में होते होते हम लोग लाइन बदलते हैं, लेकिन ये कि स्टूडेंट लाइन तक में हम ज़्यादातर लोग सोशलिस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे कार्ल मार्क्स जब आए तो उनका जो पॉलिटिक्स था, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स उनका जो था, या उसके बाद जो एक पॉलिटिकल चेंज आया, वो भी कहीं ना कहीं उस वक्त का एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स था। आप जब देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री का, जब आप इकोनॉमिक हिस्ट्री जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1914 से लेकर के 1944 तक का जो टाइम रहा है बहुत ही टिमुल्टस रहा है, बहुत उस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। उसमें एक घटना यह है कि इसके बारे में अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी नहीं तो आप उतना चर्चा नहीं करते हैं। 1927 से लेकर के 1931 तक बहुत बड़ा आर्थिक जो है संकट आया था दुनिया में, अमेरिका में, खास करके अमेरिका और यूरोप में इतना बड़ा आर्थिक संकट था कि मतलब लोग अपने बच्चों को चाहते थे कोई खरीद ले, कोई उठा ले जाए, ठीक है,
ले जा करके उन्हें खिलाए जिलाए, या जो भी हो, कम से कम हमारी आंखों के सामने ना रहे, अपना बच्चा भूखा है तो तकलीफ होती है। तो उस वक्त एक जो है फिर बहुत बड़ा क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकल चेंज भी उसमें आया। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि सप्लाई साइड एक होता है, जो मतलब कैपिटलिस्ट साइड होता है उनका, एक ही सप्लाई करते जाओ और चीज़ें मार्केट बनते जाएगा। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एक एक उसमें फ्रेज आता है। तो उस वक्त के जो जॉन मैनियार्ड कीन्स जो उस वक्त के इकोनॉमिस्ट थे, वो भी कैपिटलिस्ट ही हुआ करते थे, लेकिन उनको लगा कि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट आएगा, ठीक होगा, लेकिन लॉन्ग रन में लोग मर जाएंगे, तो सब ठीक होकर के ही क्या होगा। तब उस वक्त उन्होंने बात की इफेक्टिव डिमांड की। इफेक्टिव डिमांड ये होता था कि मार्केट में आपको रोजगार या डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। इफेक्टिव डिमांड का एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अभी तो इंडिया में कुछ दिनों पहले सरकार ने उसको क्या कहते हैं अमेंड कर दिया है, लेकिन वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुआ करती थी वो इफेक्टिव डिमांड का एक तरीका था। ठीक है, उसको नेपाल ने कॉपी किया है उसी तरीके से, लेकिन इफेक्टिव डिमांड ये है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से उनको आप जो है खर्च करने की उनकी कैपेसिटी को आप बढ़ाइए। तो समय समय पर एक ये होता है कि जो उस वक्त की राजनीति होती है वो उस वक्त की समस्याओं को जो है समाधान नहीं कर पा रही होती है, तब उस वक्त जो है किसी विकल्प की आवश्यकता महसूस होती है। और जब उस विकल्प की आवश्यकता महसूस हो रही होती है तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे अभी हम लोग जितनी सरलता से बात कर रहे हैं, इतनी सरलता से समाज में वो कन्फ्यूजन होता नहीं है। समाज में जो कन्फ्यूजन होता है वो 23-24 गते को दिखाई दिया है। समाज के कन्फ्यूजन का ये होता है क्या, मतलब उसका जो शेप लेता है। इसी तरीके से समाज में जो कन्फ्यूजन होता है, चलिए 23-24 वाला एक एक्सट्रीम हो गया, लेकिन उससे पहले 10 साल 20 साल 30 साल का जो आप देखेंगे तो हमारे समाज में बहुत उथल पुथल है। ठीक है, समाज का वो उथल पुथल कहीं ना कहीं इस विफलता का एक जो है आकार है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। उस आकार का क्या मतलब है, पार्टी वाले आते हैं, जैसे अभी मैं एक हफ्ता पहले, अभी इंडिया में चला है गॉड है कि नहीं है, इस पर बहुत डिबेट हुआ, आप लोग बहुत देखे होंगे। उसे 2 दिन पहले मैं वहाँ पे गाय घाट में था। गाय घाट से 4-5 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे था। सुबह के 5:45 वहाँ पे चाय की दुकान पे बहस हो रही है भगवान पे। 2 दिन पहले की बात, उस घटना से इससे अभी रिलेटेड इसलिए मैं बात ला रहा हूँ। तो वहाँ पे एक आदमी ने कहा कि स्टार्ट इस्लाम से किया, उसको पता नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बोला था वहाँ पे, उसने कहा कि मुस्लिमहरू मस्जिदमा जान्छन्, यो माथा घाउ हुने गरी जुन छ नि ढोग्छन् कि केही पाइन्छ, मैले त्यस्तो देखेको छैन कि केही पाएछन् अहिलेसम्म। हिन्दूहरू मन्दिरमा जान्छन् ढोग्नको लागि, भगवान केही दिन्छ, अहिलेसम्म मैले कसैलाई देखेको छैन कोही केही पाछ। क्रिस्चियनहरू आफ्ना चर्चमा जान्छन् त्यही केही पाउनको लागि, मैले कसैलाई भेटेको छैन कोही केही पाछ। सिखहरू गुरुद्वारामा जान्छन् केही पाउनको लागि, मैले केही देखेको छैन केही पाछन्। तर यसमा समस्या छैन, भगवानले भगवानले आफै आएर कसैलाई केही भन्नुहुन्न कि तपाईँ यो गर्नुहोस् म तपाईँलाई यो दिन्छु, हामी आफै जान्छौँ त्यो गर्नको लागि, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही समस्या छैन। ठिक छ, तर नेताहरू आउँछन् भन्छन् कि मैले तपाईँको लागि यो गरिदिएँ, मलाई भोट दिनुहोस् म यो गरिदिन्छु, त्यसपछि केही गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले कुट्न मन लागेको छ, गाली देकर के बात कहा उसने, त्यसले गर्दाखेरि उसको घर नि फूकना मन लाग्छ। कि उसने एक रीजन दिया कि ठीक है, मतलब भगवान है नहीं है बहुत मतलब की बात नहीं, लोग जाते हैं, उनका अपना मन है, अपना कंसर्न है, अलग चीज है। लेकिन नेता में एक फर्क ये हो जाता है कि वो आकर के कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं करता है, तब प्रॉब्लम यहाँ से आती है, और अपनों अपनों का काम करता है। ठीक है, तो नेपाल की जो प्रॉब्लम आ गई वो ये है कि आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप वेल कनेक्टेड हैं तो आपका काम होता रहेगा। ठीक है, अगर आप वेल कनेक्टेड नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, तो आप राजनीति तो आपका समाज में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके पास एक लेवल का धन आ जाने के बाद में, एक लेवल का कामयाबी पा जाने के बाद में आपको राजनीति में जाना ही पड़ेगा, राजनीतिक जो संरक्षण लेना ही पड़ेगा। अब बिना राजनीतिक जो संरक्षण के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस चीज से पीड़ित हर वर्ग के लोग नेपाल में हो गए थे। जब हर वर्ग के लोग हो गए थे तब इस चीज से अब एक विकल्प चाहिए था, इस चीज का विकल्प चाहिए था। इस चीज का जो विकल्प चाहिए था, तो मेरे जब स्थानीय चुनाव हुआ, रिजल्ट आने में बहुत दिन लग रहा था, मैं वहाँ पे कई बार गया देखने के लिए कि माहौल क्या है, बालन जीतने वाले हैं तकरीबन।
तो वहाँ पे मैं देखा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, लेकिन ये है कि अब हामी मिलेर काम गर्नु पर्छ टाइप से बात होने लगी। तो इसमें हामी वाली जो बात आई वो हामी कौन है, तो उसको जब मैं थोड़ा समझना चाहा तो मुझे ये समझ में बात आई कि जब आप गांव में जाएंगे तो आप सभी के पिताजी, आपके दादाजी जो है किसी न किसी पार्टी से संलग्न होंगे, ठीक है। उस पार्टी से आपका एक अपना सिस्टम चल रहा होगा गांव में, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं होंगे। अब कुछ लोग हैं जो गांव से निकल गए हैं, उनके पिताजी जिस नेता को नमस्ते करते हैं उसको ये जाकर के अब नमस्ते नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब जब ये नमस्ते नहीं करना चाहते हैं तब अब क्या चाहिए, अब एक नया व्यवस्था चाहिए है। बालन जी उस व्यवस्था को वो जो कमी, वो जो गैप था, वो गैप आकर के फिल कर रहे थे। इस टाइप के लोग जो है बालन को खोजने लगे थे कि मेरे पिताजी जिस नेता को नमस्ते करते हैं अब मैं उसको नमस्ते नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं निकल गया हूँ उससे आगे। ऐसे जो लोग थे वो वहां पर जो है बालन जी को जिताने के लिए लगे हुए थे, ठीक है। तो एक जो अवस्था थी कि यहाँ पे नेपाल में जो राजनीति, ये राजनीति कहाँ से स्टार्ट होती है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि राजनीतिक पार्टी से आपको लगे रहना इसलिए जरूरी है कि आपका आर्थिक, आपका सामाजिक संरक्षण करता है राजनीति, ठीक है। ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई कि आप किसी न किसी पार्टी से जो संलग्न है। अभी आते आते ये हो गया कि नहीं, अब वो बाध्यता नहीं है, अब वो ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए है जो आज से 30 साल पहले चाहिए होती थी। अभी चाहे जितनी जो है क्या क्या अवस्था अभी विकराल हो, अभी जो भी हो, लेकिन है कि 30 साल पहले, 40 साल पहले जो एक असुरक्षा हुआ करती थी वो असुरक्षा अभी नहीं रह गई है, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे जो है सामाजिक रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, वो नहीं रह गई है। तो अब इस अवस्था से हमें विकल्प चाहिए है, जिस अवस्था से निकल करके हम लोग, हमारे पिताजी, हमारा इससे पहले का जनरेशन जो था उससे अब हमें निकलना है। इस विकल्प की जो है हम लोग तलाश में है। अब इसमें कई बार ये हो जाता है कि लोग राजनीति का ही विकल्प खोजने लगते हैं, राजनीति का ही विकल्प खोजने लगते हैं, जो कि एक एक्सट्रीम हो जाता है कि आप राजनीति का विकल्प कभी नहीं खोज सकते हैं। आप उस राजनीति से सहमत होइए, असहमत होइए, लेकिन यह है कि राजनीति में आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए राजनीति कहते हैं कभी फेल नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो है चाहे जितनी गंदी हो जाए, चाहे जितनी अच्छी और बुरी हो जाए, लेकिन राजनीति को फेल नहीं होना चाहिए। राजनीति को फेल होने का मतलब यह है कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो बहुत ही, क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही ब्रूटल होता है। राजनीति नेपाल में राणा काल में नहीं होती थी, राजनीति आज के दौर में नॉर्थ कोरिया में नहीं होती है, ठीक है। राजनीति आज के दौर में और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजनीति करने की संभावना नहीं है। राजनीति करने का मतलब यह है कि आप कुछ न कुछ बोल रहे होंगे, आप अपना जो है, क्या कहते हैं, जो आपकी असहमतियां हैं समाज से, उस वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में आप क्रिटिकल हो रहे होंगे। जहाँ पर भी इस चीज़ की संभावना नहीं है वहाँ पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो राजनीति का विकल्प जो लोग ढूंढने लगते हैं वो लोग एक्सट्रीम में चले गए होते हैं, वो लोग एक किस्म के रेडिकल हो चुके होते हैं। अब वहाँ पर और कोई कन्वर्सेशन की संभावना रह नहीं गई है। तो राजनीति होनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि राजनीति में एक दूसरे से जो आप वादा कर रहे हैं, एक दूसरे से जो आप जो है समझौता करने का प्रयास कर रहे होते हैं, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन नेपाल में ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम बन गई है। जैसे नेपाल में जैसे ये है कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, नेपाल को कभी जो है किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ में एक मुख्यमंत्री हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मधेश के मुख्यमंत्री एक रह चुके हैं, उन्होंने कहा एक बार ऐसे बातचीत में कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल में गुलामी की जो एक वो फितरत है, गुलामी की जो जो क्या कहते हैं मेंटालिटी जो है, ये हमेशा से रही है और आज भी है। नेपाल में जो एक गुलामी वाली वो है, इसका एक मतलब ये है कि नेपाल जो रहा है, नेपाल में जो भी राजनीतिक बदलाव नेपाल में हुए हैं, नेपाल में राजनीतिक बदलाव कभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं, कभी उसका जो है कोई टुंगियाउने वाली बात कभी नेपाल की राजनीति में नहीं हो पाई है। एक सिस्टम आया, वो अपने एंड पे आ गया, या इज अबाउट टू काइंड ऑफ एंड, लेकिन ये कि अबाउट टू एंड होते होते जो है वहां पर एक कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। उस कंप्रोमाइज के बाद फिर हम दूसरे व्यवस्था में जाते हैं।
तो कभी अबाउट टू एंड ही से दूसरे उसमें चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि पहले का कंटिन्यूटी भी उसमें रहता है। आप जब देखेंगे पंचायत लाने के पीछे क्या आर्ग्यूमेंट दिया था राजा महेंद्र ने? देश में अस्थिरता बहुत ज्यादा ही हो गई, राजनीति चल के बहुत बढ़ गया, इसीलिए अब पंचायत लाना पड़ेगा। तो उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट्स थे नेपाल में, या उस वक्त के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर थे, वो राणा काल से निकले हुए लोग थे। तो उस वक्त उन्होंने जो डर दिखाया कि मतलब एक चीज़ ये भी है कि फिर से जो राणा व्यवस्था था उसको जो है फिर से रिवाइव करने का प्रयास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी जो लोग ब्यूरोक्रेट थे या उस वक्त जो भी मतलब सीनियर पॉलिटिशियन थे, वो राणा व्यवस्था ही से निकल करके आए हुए लोग थे। ठीक है। तो नेपाल में ये जो कंटिन्यूटी एक है कि कोई भी नेपाल में जो आंदोलन हुआ है, विद्रोह हुआ है, या उसको सिविल वॉर कह लीजिए, जो भी कुछ हुआ है नेपाल में, वो अबाउट टू एंड होते होते वो एंड ना होकर के वो हमेशा एक कंप्रोमाइज के बाद दूसरी अवस्था में चला गया है। इसकी वजह से क्या हो गया नेपाल में कि व्यवस्थाएं बदलती रहीं लेकिन अवस्था कभी नहीं बदल पाई। अवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था वो फंडामेंटली कभी नहीं चेंज हो पाया। तो अभी आकर के जो वैकल्पिक राजनीति की बात चली थी, जैसे नेपाल में जब हम वैकल्पिक राजनीति की बात करेंगे तो आप आइडिया के लेवल पे, आप लार्जर जो है फिलॉसफी के लेवल पर जो आप देखेंगे तो कहीं ग्रीन पार्टी आई है, कहीं पर और कोई पार्टी आई है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो है एक आइडिया रखा है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वैकल्पिक राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जन्म कहीं ना कहीं नेपाल ही में हुआ है। इसको इंडिया में अरविंद केजरीवाल ने कैरी किया कि नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले नेपाल में जो है हमारे, क्या नाम है इनका, बाबूराम ने उनसे पहले, जिनका डेथ हो गया कोरोना के वक्त पे, कोरोना से पहले आ गया, उज्ज्वल थापा। उज्ज्वल थापा ने जो बात उस वक्त की थी शुरू में कि एक वैकल्पिक राजनीति चाहिए, वहां से कहीं ना कहीं नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में एक वैकल्पिक राजनीति की बात शुरू होती है। जैसे वो कहाँ से शुरू होती है? वो टीचिंग अस्पताल में है, वहाँ पर कुछ गरीब लोगों को देखते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग मधेश के थे, ठीक है। और मतलब ये है कि एक चेहरा देख करके भी पता चलता है कि बहुत गरीब हैं, शायद बराबर खाना नहीं खा पाते हैं, और चेहरे पे जो एक डार्कनेस है, वो डार्कनेस सिर्फ उनका कलर नहीं है बल्कि खाना ना पाने की वजह से भी वो जो डार्क हो गया है, ठीक है। जैसे किसी एक कवि ने कहा है कि हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में कोई बूढ़ा नहीं होता। तो जो उनका उम्र भी बढ़ गया था वो इस वजह से भी बढ़ गया था कि मतलब बराबर खाना नहीं पा रहे हैं। तब वहाँ से उज्ज्वल थापा के अंदर ये आया कि ये कैसे हो सकता है हमारे देश में, इसको बदलना चाहिए। तो उज्ज्वल थापा ने जो एक विकल्प या वैकल्पिक राजनीति की बात की थी, वो सोशल जस्टिस से शुरू होती थी वो चीज़। और उन्होंने एक ऐसे, जब आप उज्ज्वल थापा और क्या कहते हैं राजेंद्र मिश्रा का जो आप दोनों का लेंगे, राजेंद्र मिश्रा पार्ट 2 वाले जो बाद में आए हैं, राजेंद्र मिश्रा और उज्ज्वल थापा का जो आप वैकल्पिक राजनीति देखेंगे तो दोनों एक सेंट्रलाइज नेपाल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों री इमेजिन करना चाह रहे हैं नेपाल का। लेकिन दोनों के री इमेजिनेशन में फर्क ये है कि उज्ज्वल थापा का ये कहना है कि हमारे देश में इतनी भिन्नता कैसे हो सकती है, इसको दूर करना पड़ा। रविंद्र मिश्रा फिर आकर के कहते हैं कि नहीं, मतलब उसी आर्गुमेंट में ना होकर के उनका जो दूसरा अपना है कि हमारे देश का पहले का व्यवस्था ठीक था, उसको फिर से हमें लेकर के आना चाहिए। पहले का व्यवस्था जो उन लोगों को उतना गरीब या उन लोगों को उतना वंचित करके रखा हुआ, ये व्यवस्था। तो नेपाल में जो वैकल्पिक राजनीति जिस फ्रेमवर्क में भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उज्ज्वल थापा से स्टार्ट हुई। इंडिया में जो है अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के पीछे लग करके और जो उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक कैपिटल बनाया, राजनीति, पानी है क्या पीने का जी। तो अरविंद केजरीवाल ने जो एक राजनीतिक अपना, उन्होंने क्या कहते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन को जब उन्होंने एक पॉलिटिकल शेप दिया, पॉलिटिक्स वहाँ से स्टार्ट हुई, तब वो जो चीज़ निकल करके आए उसको जो है एक हम लोग वैकल्पिक राजनीति की बात करने लगे। वैकल्पिक राजनीति में जब हम देखने लगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अभी अभी चाहे हम सीके राउत जी को ले लें मधेश में, इधर जो है हम रासपा को ले लें, या मतलब रवि जी को ले लें, या इसी बालन जी को ले लें। नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पार्टी भी यही है ना, आगे मतलब व्यक्ति भी यही है, ठीक है।
तो ये है कि ये लोग जो आए, इनका अपना वेरिएंस हो सकता है, इनका अपना जो भिन्नता हो सकता है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं और सारी चीज़ों को छोड़ करके विकास इनका एजेंडा रहा, विकास होना चाहिए, ठीक है। तो यह है कि और जो हमारी समस्याएं हैं और जो हमारी मान्यताएं हैं उनको छोड़ करके हमें विकास लेकर के आना पड़ा, नेपाल को आगे बढ़ाना पड़ा, ठीक है। ये सब इनकी जो है मान्यताएं थी। तो इसमें जो है जात धर्म और इसमें ये जो सारे गुणा भाग होते हैं राजनीति में, इन गुणा भाग से इनको दूर रखा। इसी तरीके से आप इंडिया में अरविंद केजरीवाल वाला जो वैकल्पिक राजनीति आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर भी जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी लेकर के आए, तो भी इन सारी चीजों से उठ करके उन्होंने बनाया था। काम करते तो क्या होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप और देखेंगे, जैसे नेपाली कांग्रेस देखेंगे तो उसका एक अपना बेस हुआ करता था, उसका एक अपना बेस है। इंडिया में आप मायावती जी को देखेंगे तो उनका एक अपना बेस है। मुलायम सिंह यादव या उनके बेटे जो अखिलेश यादव जी हैं उनका एक अपना बेस। तो आप जिसको भी उठाएंगे उसमें कोई ना कोई सोशल लेंस से निकल करके वो चीज़ आई हुई है, पार्टी जो भी है। लेकिन आप वैकल्पिक राजनीति आप चाहे जो देखेंगे, जैसे इंडिया में आम आदमी पार्टी को कहा जाता है कि वहाँ से वैकल्पिक राजनीति स्टार्ट हुई, लेकिन वहाँ पे जो तेलुगु देशम पार्टी है वहाँ, जी, वो जो आए एक्टर हुआ करते थे, जी, वो जो आए उन्होंने जो राजनीति शुरू की, उनकी राजनीति अपने आप में जो है एक अलग वैकल्पिक राजनीति थी, ठीक है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बहुत बड़ी सक्सेस पाई थी उन्होंने, ठीक है। और वो सक्सेस कहीं ना कहीं जो कैरी ऑन भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसी जो भी वैकल्पिक राजनीति आई हैं वो बहुत सारी चीज़ों से दूर हट करके उस वक्त का जो पॉलिटिकल फेलियर होता है, उस पॉलिटिकल फेलियर को एक अपना जग बना करके या फाउंडेशन बना करके वहां से उठ रही होती हैं पार्टियां। लेकिन उसमें जोखिम की बात जो आ जाती है कि उनका फाउंडेशन ही कहीं ना कहीं एक फेलियर पे होता है, ठीक है। तो वहां से निकलने का जो उनके पास रास्ता होता है वो ये है कि इमीडिएटली ये होता है कि इस चीज को अगर हम लोग एड्रेस कर देंगे तो हमारी कामयाबी हो जाएगी। और उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी फेल होने लगती है। जब एक फेलियर को एड्रेस करने के लिए कोई पार्टी आई हुई होती है तो वहां पर पॉलिटिक्स भी फेल होने लगती है। पॉलिटिक्स फेल होने लगती है, इसका क्या मतलब है कि चाहे सीके रावत जी हों, चाहे रवि जी हों, चाहे बालन जी हों, इन तीनों ने जो चुनाव में कामयाबी पाई, इनमें इनके कुछ फंडामेंटल वादे थे कि हम ये करेंगे। और सबका जो एक कॉमन था वो ये था कि वैदेशिक रोजगारी में जो दुख पा रहे हैं लोग, इसको हम समाधान करेंगे। चुनाव जीत जाने के बाद में वर्ल्ड कप कतर में हुआ। उस कतर वर्ल्ड कप के बीच में इंटरनेशनल मीडिया वाले नेपाल में आए, उन्होंने यहाँ पर रिपोर्टिंग की। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, कतर ने जो नेपालियों के साथ दुर्व्यवहार किया उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन इन तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसको समाधान करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया उनका। तो उनका वन ऑफ द की जो प्रॉमिस था चुनाव में, कहीं ना कहीं उसको ही उन्होंने कैरी नहीं किया। इस चीज पर भी वो लोग राजनीति क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इस चीज को लोग पॉलिटिक्स में लोकेट नहीं कर पाए कि इस चीज का मीनिंग क्या है, ये चीज आ कहाँ सकती है राजनीति में, वहां तक नहीं जा पाए। उन लोगों ने जो अभी तक की विफलताएं थी उसको कह करके तो राजनीति में आ गए वो लोग, लेकिन उस चीज को अब पॉलिटिसाइज कैसे करना है वो कहीं ना कहीं एक सैद्धांतिक तौर पर या एक इंस्ट्रूमेंटली भी जो है उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाए। इंडिया की राजनीति की जो कॉम्प्लेक्सिटी हुआ करती है या होती थी या आज भी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही मतलब भयावह है। भयावह, डर, जो डर वाली बात नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस कि बहुत ही जकड़ा हुआ वो राजनीति है। उसमें एक आदमी आकर के ये कहे कि मैं राजनीति सुधार दूंगा, ठीक है, ये अपने आप में जो है कहीं ना कहीं एक दैट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। एनटीआर क्यों पॉलिटिकली कामयाब रह पाए, जो जितनी मेरी समझ है, क्यों वो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेकर के आए, उस स्ट्रक्चर में वो लगे रहे, उस चीज को उन्होंने कामयाब बनाया। वहां पर वो किसी सिस्टम को गलत सही करके जो है और कुछ बनाने बिगाड़ने के लिए ना आकर के उन्होंने उन्हें जो खुद को देना था वो देने के लिए आए। उनका एक अपना वादा हुआ करता था।
अभी तक जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, चाहे इंडिया में हो चाहे नेपाल में हो, जिनको हम वैकल्पिक राजनीति मानते हैं, इनका जो प्रॉमिस रहा कि जो दूसरों ने नहीं किया वो हम कर देंगे, ठीक है। राजनीति में आने के बाद में लगा कि शायद ये इतना संभव नहीं है, इस तरीके से संभव नहीं है। तो यहाँ से वो एक अलग किस्म की जोखिम क्रिएट करता है। जोखिम क्या होता है इसमें कि एक चाय की दुकान पे मैं जाता था, तो जब उस चाय की दुकान पे मैं होता था तो मैं चाहता था कि बालिंदी चुनाव जीत जाए, क्योंकि वहाँ पे एक यंग लड़का है जो म्यूजिशियन है, गाना बनाता है, चाय चाय बनाता है, दोनों काम करता है। तो उसके आंखों में एक सपना है, उसका सपना साकार होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में फिर ये भी चीज़ होती है कि बिना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के कोई भी एक व्यक्ति आकर के ये काम नहीं कर सकता है। इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कोई बात नहीं कर रहा है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मैं कोई संभावना उस वक्त, आज से 4 साल पहले, 3 साल, 3.5 साल पहले, उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मैं कोई संभावना नहीं देख रहा था। नहीं देख रहा था, वो हुआ भी नहीं, लेकिन मैं उस वक्त देख भी नहीं पा रहा था कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वहां पर मुझे डर भी ये लगता था कि लोग बहुत आस लगाए बैठे हैं, अगर जीतने के बाद डिलीवर नहीं किए तो लोगों का आस टूट जाएगा, और फिर वहां पर एक नई समस्या शुरू होगी, जो कि आप लोगों ने 23-24 के बाद जो है देखा कि लोग आस लगाए हैं, आस, एक्सक्यूज मी, जब आस टूटा तब उसके बाद वो और कैसे कैसे जटिल होती चली गई। तो ये जो नई व्यवस्था से, नए लोगों से जो आस लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन भी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो है आप किसी एक आदमी से, किसी एक पार्टी से इतना एक्सपेक्टेशन जब रख लेते हैं कि वो आकर के डिलीवर करेगा, तो उस पर भी एक दबाव बन जा रहा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास ये ना तो एनर्जी है, ना तो उसके पास वो बल है, ना तो उसके पास वो क्या कहते हैं रिसोर्सेज हैं कि वो उन चीज़ों को पूरा कर पाए, ठीक है। तो जहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है, वहाँ पर हमें एक पार्टी से या एक व्यक्ति से हम ये उम्मीद करने लगते हैं, ये आशा करने लगते हैं कि वो आकर के डिलीवर कर देगा। अगर कोई डिलीवर कर सकता था वो तो राजा महेंद्र कर सकते थे, लेकिन वो भी डिलीवर नहीं कर पाए, राजा महेंद्र, ठीक है, क्योंकि उनके पास ब्रूट मेजोरिटी था, पूरा सिस्टम उनका था, सब कुछ उनका था, और वो कहीं ना कहीं विकास करना भी चाहते थे। मैं मानता हूँ विकास करना चाहते थे, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे थे। जो जिन लोगों को बाहर से बुलाए थे यहाँ पर काम करने के लिए, कुछ यंग लोगों को बुलाए थे ना, बाहर से, वहाँ पढ़ रहे थे, वहाँ से बुलाए, कोई नौकरी कर रहा है उसको बुलाए थे। उन लोगों से प्राइवेटली उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब ये कि तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तिमीलाई काम गर्न दिएन भने मलाई तपाईँले काम गर्न दिएन भने मलाई आएर भन्नु होला है। तो राजा महेंद्र एक ऐसी जनता के साथ डील कर रहे थे जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो आफ्नो मान्छे के जाल में कुछ ऐसी जकड़ी हुई है कि उससे वो निकल नहीं पाती है। हम ही लोग यहाँ पर हैं। अभी आज की राजनीतिक समस्या सबसे बड़ी क्या है नेपाल में? हम दो व्यक्ति हैं, मैं दो व्यक्ति के तौर पे हूँ। एक ये है कि व्यक्तिगत हूँ, एक सामाजिक हूँ। व्यक्तिगत रूप में अगर ये नेता है तो इनसे मेरी दूसरी जो है आशाएं हैं कि मेरा ये काम कर देंगे, लेकिन फिर मैं ये मतलब मुझे इस बात से तकलीफ भी होती है कि इन्होंने देश नहीं बनाया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, इनमें से एक को मारना पड़ेगा, ठीक है, या एक को बहुत कमजोर होना पड़ेगा। अगर मार भी ना दे तो एक को बहुत कमजोर होना पड़ेगा। तो नेपाल कहीं ना कहीं इस जटिलता के बीच में है। इस जटिलता के बीच में एक पार्टी आती है, एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति से हम लोग ये आशा कर लेते हैं कि वो आकर के अब सब सुधार देगा, ठीक है। यहाँ से एक ऐसी जोखिम की स्टार्ट होती है कि जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ 23-24 गते ही नहीं है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो हिंसा और वो जो विध्वंस हुआ वो वही होता रहे। उसके अलावा भी लोगों के सपने मरते रहते हैं, लोग अंदर से टूट रहे होते हैं, लोग और किस तकलीफ में होते हैं, वो भी एक विध्वंस ही है जो कि मतलब बराबर हो रहा होता है। तो जोखिम की शुरुआत यहाँ से होती है कि वैकल्पिक राजनीति जो आती है, जो पार्टी या व्यक्ति जो आ रहे होते हैं, वो जीतने के लिए इतना डेस्परेट होते हैं कि उनका ये कहना होता है कि ये 4 पार्टियां हैं, इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, मुझे जिताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है। जबकि जब आप लोग राजनीति का अध्ययन करना शुरू करेंगे सीरियसली, और आप नेता लोगों से मिल करके सीरियसली बात करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि विकास तो ये लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन विकास कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अपनी अपनी जो है जटिलताएं होती हैं।
आप जब चुनावी राजनीति में पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको एक चुनाव जीतने के बाद में सरकार कैसे बनेगी, उसमें मैं कहाँ होऊंगा, मेरी पार्टी कहाँ होगी, उसको क्या क्या मिलेगा, 2 साल बीत जाएगा, फिर अगले चुनाव की तैयारी आपको करनी होगी, तो वहां पे विकास कहीं पर रह नहीं जाता है। ठीक है। और ये एक ऐसा व्यवस्था है कि इसमें जो आएगा, ठीक है, वो उसी में चला जाएगा, उसमें जो जो आएगा वो उसी में चला जाएगा। तो यहाँ से जोखिम की शुरुआत होती है। उस जोखिम का रूप स्वरूप कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब यह है कि यहाँ से जोखिम की शुरुआत होती है। वैकल्पिक राजनीति की संभावनाएं क्या होती हैं, या नेपाल में इसकी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, नेपाल, अगर आप 1959 का चुनाव देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि स्वतंत्र पार्टी नाम शायद ऐसे ही नहीं आया है एक पार्टी का नाम, या बालन जी, हरका जी जो चुनाव जीते हैं स्वतंत्र रूप से, ये मतलब कोई बहुत नई बात नहीं है। आपको 1959 जो पहला चुनाव नेपाल में हुआ है, उस वक्त भी 16 से 18% के बीच में जो वोट उस वक्त डाले गए थे, वो स्वतंत्र पार्टियों को डाले गए थे। तो नेपाल में स्वतंत्र लोग जो है, स्वतंत्र पार्टियां जो हैं, मतलब स्वतंत्र जो उम्मीदवार आते हैं चुनाव में, इनको लेकर के नेपाल में हमेशा एक बहुत बड़ा स्कोप रहा है। कोई एक पार्टी 16%, 18%, मतलब स्वतंत्र लोग अगर, या कोई भी एक प्रकार के लोग, एक खेमे के लोग अगर इतना वोट पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा वोट है। ठीक है। इंडिया जैसे देश में जो पार्टी 25%, 26% वोट पा जाती है, ठीक है, वो सरकार बना देती है। तो यहाँ पर स्वतंत्र जो एक मतलब उम्मीदवारी है, ये हमेशा से वोट पाती रही है। कोई भी बालन जी, अभी क्या कहते हैं, स्वतंत्र पार्टी या और जो ऐसे लोग हैं जो आए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ। तो नेपाल के प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं विकास को लेकर के, या उस वक्त की जो भी लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, उसको लेकर के लोगों ने जो है वोट हमेशा से दिया है। ये जो है एक संभावना क्या क्रिएट करती है कि अगर नेपाल में आपके पास एजेंडा क्लियर है, आपके पास कहीं वादा जो करने का, जो प्रॉमिस करने की जो राजनीति होती है, अगर आपके पास वो एक सिस्टमैटिक है, आप उसमें जो है कोहेरेंट हैं, तब यहाँ से जो है आपके पास एक मैंडेट आ सकता है। और मैंडेट आपको ये अधिकार दे सकता है कि आप सही में काम कीजिए। क्यों? नेपाल में आज के वक्त में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके साथ मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो है उनका एक अपना सदस्यता है जो बहुत डीपली कमिटेड है उस आइडियोलॉजी के साथ। ऐसी शायद अभी कोई पार्टी नहीं है। बात बस ये है कि दूसरी पार्टी में वो जा नहीं सकते हैं, इसलिए उस पार्टी में है। नेपाल में मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, उनमें से ये है कि वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, इसलिए उस पार्टी में है। ठीक है। तो ये चीज़ जो आज, अब मैं बात को अपनी यही खत्म करूंगा, आप लोग कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। तो बात ये आ जाती है कि नेपाल में जो वैकल्पिक राजनीति, उसकी संभावना यहाँ से निकल के आती है कि नेपाल में जो मेन स्ट्रीम या उस वक्त की जो पावरफुल पार्टियां होती हैं, पार्टीज होती हैं, उन पार्टीज से अलग होकर के लोग हमेशा से वोट देते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी दिए हैं और सबसे पहले चुनाव में भी दिए हैं, उस बीच में भी लोग देते रहे हैं। इस वोट देने का ये अर्थ है कि चुनावी राजनीति में कामयाबी की संभावना भी दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये है कि नेपाल में राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हुई है। नेपाल की जनता ने कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है, जबकि नेपाल की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाई है। वो 2-4 लोगों के आसपास घूमती रहती है। जनता आंदोलन हुआ, वो 2-4 लोगों का पावर धीरे धीरे कम हो गया। जो दूसरा फ्रंट था वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिवली उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो फिर धीरे धीरे रिवाइव होने लगे। इतना ही है। कल फिर जो है 2 लाख लोग रोड पे आ जाएंगे, फिर वो लोग कमजोर हो जाएंगे। कल नहीं आएंगे तो परसों वो लोग फिर मजबूत हो जाएंगे। नेपाल में ये साइकिल चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन कमजोर है कौन मजबूत है, ये साइकिल नेपाल में चलता रहेगा। तो यहाँ से फिर संभावना ये आती है कि अगर आपके पास एक नैरेटिव है, आपके पास एक जो है क्या कहते हैं प्रॉमिस, सिस्टमेटिक प्रॉमिस है, तो आपको चुनावी कामयाबी भी मिल सकती है। चुनावी कामयाबी मिलने के बाद में आप उसको जो है इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। संभावना यहाँ से निकल करके आती है। अब मैं यही अपनी बात रोकता हूँ। आप लोगों का जो सवाल होगा उसको मैं अब रिस्पॉन्ड करते जाऊँगा। धन्यवाद कयूर सर। एक बार दुईजना नायक
मतलब जुड़ल छथिन आज के कार्यक्रम में शुरू से इंट्रोडक्शन कर देना चाहूँ। इंट्रोडक्शन है मन प्रेम जी सीएम फारूक सप्तरी। धन्यवाद। उसके बाद ये हमने की जन विषय है वैकल्पिक राजनीति की जोखिम और संभावना के बारे में हमने के आज के वक्ता मोहम्मद अयूब सर अपन विचार रख दिल छथिन। एक विषय अहाँ सबके मन में लागल जिज्ञासा कोनो क्वेश्चन है रख सके छी एक एक